जी, अस्सलाम वालेकुम। अर्ली प्रॉब्लम फेज में पाकिस्तान सेक्शन 3 का बिल्कुल ही स्टार्ट है, बिगनिंग है। नाउ बी वेरी केयरफुल। और अगर आपको किसी को कोई इशू हो तो फौरन मुझे इस वक्त बता दीजिएगा बीच में। अर्ली प्रॉब्लम फेज बाय पाकिस्तान इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक एंड इट इज अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर्स। काफी रिपीटेडली आता है। इसके अंदर 4 मार्क का भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है, और इसके अंदर 14 मार्क का भी आता है। ठीक है। तो इसके जो सबसे पहला जो दिस टॉपिक इज अबाउट the early problem faced by Pakistan in the early first, second, 1 to 3 years, and इसमें जो क्वेश्चन आता है कि हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान इन रिजॉल्विंग ऑल दिस इश्यूज। 7 मार्क का आता है, उसका आंसर इसके आगे हमने दिया हुआ है। इसके अंदर ये क्या आता है कि व्हाट कि फाइनेंशियल एसेट और द मिलिट्री एसेट्स और द रेफ्यूजी प्रॉब्लम वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय पाकिस्तान इन द अर्ली ईयर्स। उसके अंदर आपको सारे सारे मेंशन करके किसी एक को फेवरेट बताना होता है कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन था। ये सारे आपको बताने होते हैं। ठीक है। तो अर्ली प्रॉब्लम फेस बाय पाकिस्तान इज रिलेटेड टू द न्यूली क्रिएटेड कंट्री जो कि हुआ पाकिस्तान। उसके अंदर क्या, अब फाइनेंशियल एसेट्स का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो दो तीन चीजें हैं, पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे इसके अंदर। वो ये है, नंबर वन, कि पाकिस्तान वॉज अलॉटेड 750 मिलियन रुपीज। 750 मिलियन का रुपीज का मतलब है कि 75 करोड़ रुपए आज के पैसों के हिसाब से, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आज के हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ज्यादा थे। पाकिस्तान को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पे 200 मिलियन मिले, 20 करोड़ मिले। उसके बाद 20 करोड़ के बाद नहीं मिले, और बहुत ही उन्होंने डिले किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है और आप जो है बाद में ले लीजिएगा। गांधी ने अपनी गवर्नमेंट को परसूट किया कि आप ये गलत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो राइटफुल पैसे हैं वो पाकिस्तान को आप पे ऑफ करें। तो गांधी की बात वो नहीं मान रहे थे, तो गांधी ने अपनी बात को मनवाने के लिए उनको ये कहा कि भाई, अगर इफ यू डोंट लिसन टू मी देन आई विल गो ऑन हंगर स्ट्राइक। एंड गांधी इवेंचुअली वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, अपनी अपनी ही गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, विच वॉज अ वेरी पॉजिटिव साइन इन द सेंस कि जी कोई ऐसी भी कोई एंटिटी है जो कि अपने ही गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज डालने के लिए अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। भूख हड़ताल पे गए, उसके बाद 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, और उसके बाद 5 मिलियन रुपी जो है वो कभी भी नहीं दिए उन्होंने। सॉरी, 50 मिलियन रुपीज कभी भी नहीं दिए। तो ये दिस इज हाउ इट ऑल फोल्डेड आउट। और यही वो रीजन था कि जिसकी वजह से गांधी को गोली भी मारी गई। गांधी को गोली मारने वाले आदमी का नाम था नथुराम गोडसे, और जो गोली इसलिए मारी थी कि तुम पाकिस्तान के फेवर में इतना क्यों बोलते हो। ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, पाकिस्तान वाज फेसिंग अ ह्यूज ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान जो था वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। वो दोनों हिस्से जो है आपस में बहुत ज्यादा दूर दूर लोकेटेड थे, ऑलमोस्ट 1,000 माइल्स। और उनका जो बीच का डिफरेंस था वो 1,000 माइल्स था, और एक पार्ट ईस्ट में और एक पार्ट वेस्ट में। और सबसे जो खतरनाक बात थी वही कि बीच में जो टेरिटरी थी 1,000 माइल्स की, वो एनिमी टेरिटरी थी। वो टेरिटरी वो थी कि जो पाकिस्तान को बढ़ता हुआ बनता हुआ नहीं देख सकती थी। तो दैट वाज द इशू, मेन इशू। और कलकत्ता, देयर वर टू मेजर सिटीज ऑन द ईस्टर्न साइड। कलकत्ता खैर हमारी साइड पे नहीं, कलकत्ता इंडियन बंगाल के अंदर था। और ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सॉरी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो 54.5% थी। टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 54.5% जो थी पॉपुलेशन, वो ईस्ट पाकिस्तान की थी। यानी कि सुबह उस वक्त प्रोविंस ऑफ बंगाल था, वो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान नहीं हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बंगाल के लिए यूज हुई है 1955 के बाद। उससे पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान नहीं कहा जाता था, सिर्फ बंगाल कहा जाता, ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल वॉज द प्रोविंस ऑफ इंडिया, ईस्ट बंगाल वॉज द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। On the northwest of India, few provinces and territories were amalgamated to make Pakistan. This part consisted of provinces of NWFE, Punjab, Sindh, and provincial states and territories of Balochistan. It was not, अच्छा बलोचिस्तान के बारे में ये प्लीज क्लियर कर लेंगे, बलोचिस्तान was not a province at the time, so it was not properly a part of Pakistan, क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। तो ये एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था पाकिस्तान के लिए कि यहाँ से वहां से यहाँ कैसे काम करे। आदि पाकिस्तान का कैपिटल था वो कराची में था, और उसकी 54.5% पॉपुलेशन ईस्ट बंगाल में थी। नाउ द पॉलिटिकल क्राइसिस, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड आफ्टर द पॉलिटिकल स्ट्रगल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया got divided into two sections. One went to divided India and the other went to Pakistan. This division was unfair in the sense
that all the governmental structures such as buildings, infrastructure, offices were established in ब्रिटिश कैपिटल दिल्ली। तो पाकिस्तान के बाद जो पार्ट आया था उसके अंदर को इश्यूज जो थे बड़े डिफिकल्ट थे, क्योंकि पाकिस्तान वाले पार्ट के अंदर डेवलपमेंट थी ही नहीं। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा शहर भी नहीं था जिसको वो कैपिटल आराम से बना के चला सके। तो इंडिया वॉज रूल बाय द कांग्रेस पार्ट। अच्छा, एक और इशू ये था कि इंडिया के पास, क्योंकि एक एक एक्सपीरियंस था कंट्रीज को, सॉरी प्रोविंसेस को रन करने का, और वो एक्सपीरियंस क्या था, 1937 से लेकर 39 तक जो 2 साल की उनकी गवर्नमेंट थी, उस 2 साल की गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने 8 प्रोविंसेस के अंदर हुकूमत की थी। तो उनके लोगों को ट्रेनिंग थी। फॉर मुस्लिम लीग ऑन द अदर हैंड हैड नो सच ट्रेनिंग, क्योंकि उनकी कभी भी गवर्नमेंट आई नहीं थी प्रॉपरली। तो उनके पास एक ये भी इशू था। और उसके बाद हमारे साथ एक और हमारे साथ ये हुआ कि हमारे जो बेसिक हमारे जो मेन लीडर थे जो सब कुछ चीजें चला रहे थे, वो थे कायदे आजम। कायदे आजम की तबीयत फौरन खराब हो गई 1947 के फौरन बाद। ही वॉज ऑलरेडी 71 ईयर्स ओल्ड, और उनको टीबी भी था और दूसरी भी बीमारियां थी, बहुत वीक हो चुके थे वो 1972 के अंदर। वो हमसे अलग 72 की एज में 1948 में सितंबर में वो हमसे अलग हो गए। और उनकी डेथ के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ गया। रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्या था? रेफ्यूजी प्रॉब्लम ये था कि जो इंडिया से लोग आ रहे थे, वो लोग यहाँ पे आके बड़ी मुश्किल से रह रहे थे, क्योंकि वहां पे उनके पास कोई जगह नहीं थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया से लोग आ क्यों रहे थे? इंडिया से लोग इस तरह से आ रहे थे क्योंकि जो पार्टीशन प्लान हुआ था 1947 में 6 जून के बाद, उसके अंदर ये कहा गया था कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे लोग जाएंगे, बहुत बहुत सारा एरिया जाएगा, बहुत सारा एरिया इंडिया के पास जाएगा। और इसको बनाने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। दैट कमीशन वाज नोन एट रेडक्लिफ अवार्ड और रेडक्लिफ कमीशन। और रेडक्लिफ कमीशन को ये कहा गया था कि जी आप जो हैं वो इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में पंजाब और बंगाल के अंदर डिवाइड करेंगे टेरिटरी को। तो रेडक्लिफ ने जो डिवाइड की थी टेरिटरी, वो पंजाब के अंदर वो अनइवन की, और पंजाब के बहुत सारे इलाके जो थे, पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, अमृतसर, ये इलाके वो थे जो पाकिस्तान के अंदर आने चाहिए थे। ये सारे के सारे एरिया उन्होंने इंडियन पंजाब के अंदर दे दिए। और ये पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, ये खास करके ये तो 10-15 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर से आज भी वहां से लोकेटेड है। अमृतसर is hardly in 1 hour drive from Lahore borders. It is very very close to Punjab, Indian पाकिस्तानी पंजाब, पाकिस्तानी लाहौर। तो वो उन्होंने वहां पे दे दी, क्योंकि पाकिस्तान का क्लेम ये था, मुस्लिम लीग का क्लेम ये था कि इन सारे एरियाज के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी है, आप इनको यहाँ पे दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से वहां से लोग भाग के यहाँ पे आए। और उसके अलावा भी जो अदर पार्ट्स थे इंडिया के डीप एरियाज के अंदर, जब वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स क्रिएट हुए और एथनिक क्लिंचिंग शुरू हुई कि मुसलमानों को यहाँ से मारो और भगाओ, निकालो, इनका मुल्क बन गया तो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं ये, उसकी वजह से बहुत सारे रेफ्यूजीज निकल कर आए। कराची के अंदर भी इश्यूज क्रिएट हुए, लेकिन सबसे पहले इशू जो थे वो लाहौर के अंदर क्रिएट हुए। लाहौर के अंदर कायदे आजम ने अपना कायदे आजम रिलीफ फंड भी क्रिएट किया, और कायदे आजम वहां पे जाके उन्होंने अपना कैंप भी लगाया। और एक और काम ये किया कि वहां पे जाके उन्होंने कायदे आजम ने वहां जाके अपना कैंप लगा के और लियाकत अली खान को रेफ्यूजी का मिनिस्टर बनाया हुआ था। मिलिट्री एसेट्स ये थे। मिलिट्री एसेट्स वर सिंपल। मिलिट्री एसेट्स वर देयर कि 3-4 किस्म की चीजें होती हैं मिलिट्री के एसेट्स के अंदर। मिलिट्री एसेट्स के नंबर 1 सबसे पहले होते सोल्जर्स, यानी कि इंसान, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को आप फोर्सफुली सर आपकी डिवाइड आवाज नहीं अटक कर। रही है। तो मिलिट्री एसेट्स का ये था कि मिलिट्री एसेट्स में जो सोल्जर्स थे, जो ह्यूमन बींग्स थे, उनको कहा गया कि यू डिसाइड अपॉन योर ओन कि आपको किस मुल्क के अंदर जाना है, पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या इंडिया की आर्मी को ज्वाइन करना है। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने इंडिया की आर्मी को ज्वाइन करने का कहा, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन करने का। इसमें यह भी नहीं कहा गया था कि जो मुसलमान है सारे के सारे पाकिस्तान में जाएं और सारे हिंदू इंडिया में जाएं, ये नहीं कहा गया था। बहुत आराम से डिवीजन हो गया, लोग अपनी अपनी तरफ चले गए। दूसरा जो था वो ये था कि जी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, यानी कि गोलियां, बंदूकें, तोपें, मिसाइल, जहाज, टैंक, गाड़ियां, ये सब चीजें जो थी, इन सब के डिवीजन के लिए कहा गया कि जी इनको किस तरह से डिवाइड करना है। तो उसके लिए ये हुआ कि जी 5:17 का रेशो निकाला गया कि आउट ऑफ 23 इक्वल पार्ट्स, 17 वुड गो टू इंडिया एंड 5 वुड गो टू इंडिया अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पाकिस्तान एंड द पॉपुलेशन पाकिस्तान। और उसको डिवाइड करने के बाद उन्होंने कहा कि जी आप इसको अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करने के बाद ये डिवीजन भी हो गया, इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम जो हुई वो ये हुई 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अब ये प्रॉब्लम भी काइंड ऑफ इंडिया की वजह से क्रिएटेड नहीं थी, लेकिन एक सर अनफॉर्चुनेट। आपकी आवाज अटक रही है बहुत। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो हुआ 16 फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज का मतलब, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का मतलब होता है जहां पे असला बनता है।
16 फैक्ट्रीज थी पूरे इंडिया के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम वर सिचुएटेड विद इन इंडियन बाउंड्री, और इंडियन बाउंड्री के अंदर होते हुए उनमें से कोई भी बाहर नहीं आ रही थी, और वो पाकिस्तान के अंदर नहीं थी। तो पाकिस्तान को एक अनड्यू अनड्यू डिसएडवांटेज हो गया कि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो उसको रिजॉल्व कैसे करें? तो फिर इंडिया को प्रेशराइज किया गया, मतलब डील ये की गई कि इंडिया जो है एटलीस्ट वन फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए पैसे दे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, असला बनाने वाली फैक्ट्री, वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गई, और वो पिंडी के अंदर आज भी चल रही है। अच्छा, एक्सेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ही सारा झगड़ा हुआ आगे जाके कश्मीर का, जूनागढ़ का और हैदराबाद का झगड़ा। मैं इसको बता देता हूँ, ये बहुत अच्छे से हमने इसको इसको कवर किया हुआ यहाँ पे। जब पाकिस्तान इंडिया आजाद हुआ है 1947 के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर देवर 562 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। 562 इंडिपेंडेंट स्टेट्स के ऊपर ओनली 14 केम टू पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर 14 थी, बाकी सारी इंडियन बाउंड्री के अंदर रह गई। पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर या पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करने वाली जो स्टेट्स थी, उनके नाम सामने आपके लिखे हुए हैं: कश्मीर, सवात, चित्राल, हुंजा, लसबेला, खरान। अच्छा, अब ये कश्मीर, सवात, कश्मीर तो अलग है, सवात, चित्राल, हुंजा, ये सारी, सॉरी, ये लिख लीजिए: दीर, दीर, सवात, अंब, चित्राल, फुलरा, हुंजा, ये जो यहां तक हैं, ये 6 स्टेट, ये सारी की सारी केपीके का जो आज बॉर्डर है, या एनडब्ल्यूएफपी उसके अंदर आती थी। फिर ये नगर, लसबेला, कल्लात, खरान ये आती थी, और मकरान ये उधर आती थी, बलूचिस्तान के पास, और ये भावलपुर पंजाब में, और खैरपुर सिंध में। बंगाल की साइड पे कोई भी हमारी वो नहीं थी। तो ये 14 थी, और इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम इसमें से एक में हुई, कश्मीर में और जूनागढ़ में, और जूनागढ़ और हैदराबाद में हुई। इसका मैं बताता हूँ क्या इशू क्या हुआ रेफ्यूजी, सॉरी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स का। इनमें से तकरीबन सारी की सारी रिजॉल्व हो गई थी। जो प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग हुआ है वो क्या हुआ है? तो वो प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? वो प्रॉब्लम हुआ है इन तीन के अंदर। इन तीन का इशू क्या था, ये सामने आपके चार्ट बना हुआ है, तीनों को कवर करके एक साथ कंपैरिजन में बताया हुआ है। कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद, इन तीनों का पहला ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखें तो पता चलता है कि कश्मीर शेयर्स बॉर्डर विद बोथ कंट्रीज, पाकिस्तान एंड इंडिया। जूनागढ़, 3 साइड्स इंडिया एंड 1 साइड सी। जूनागढ़ के अंदर 3 साइड पे इंडिया है, एक साइड पे सी है, पाकिस्तान से इसका कनेक्शन नहीं है। हैदराबाद का सी से भी कनेक्शन नहीं। हैदराबाद इज कंट्रोल्ड एंड सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय इंडिया, और ये लैंड लॉक कंट्री है। कश्मीर की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। जूनागढ़ की मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है। हैदराबाद की मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है। कश्मीर का रूलर नॉन मुस्लिम है, जूनागढ़ का रूलर मुस्लिम है, हैदराबाद का रूलर मुस्लिम है। यानी कि कश्मीर की जो कॉम्पोजिशन है उसकी टोटल उलट जूनागढ़ और हैदराबाद में है। कश्मीर की पॉपुलेशन वांटेड पाकिस्तान, रूलर वांटेड इंडिया और इंडिपेंडेंस। जूनागढ़ रूरल वांटेड पाकिस्तान, पॉपुलेशन वांटेड इंडिया। हैदराबाद रूरल वांटेड पाकिस्तान, पॉपुलेशन वांटेड इंडिया। तो एक अजीब सिचुएशन हो गई। कश्मीर में क्या हुआ, फोर्थ डिफरेंस ये हुआ कि रूलर एंड पॉपुलेशन फॉट। पाकिस्तानी ट्राइबमैन वेंट टू सपोर्ट देयर ब्रदर्स रूलर, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम इंडिया। हुआ ये कि कश्मीर के अंदर लड़ाई हुई, और लड़ाई के अंदर कश्मीर के जो लोकल लोग थे कश्मीर के बॉर्डर के अंदर, उनको वहां के रूलर ने, हरि सिंह डोगर ने, उनको काफी ठीक ठाक उनके साथ जुल्म किया। तो वो परेशान हुए, उन्होंने परेशान होकर फिर काइंड ऑफ मदद मांगी। उनकी मदद के लिए कौन गया? पाकिस्तानी ट्राइब्समैन, और पाकिस्तानी साइड पे जो मुसलमान रहते थे वो गए, जो उनके कश्मीरी बॉर्डर के पास थे। तो वो सब जब गए तो उन्होंने फिर उनकी पावर जो थी वो कश्मीर के नवाब से ज्यादा हो गई, उसके राजा से ज्यादा हो गई, और राजा की फोर्सेस पिटने लगी। जब राजा की फोर्सेस पिटने लगी तो राजा ने फिर अपनी मदद मांगी कि भाई मुझे इंडिया आके मदद करे। इंडिया ने फिर आके मदद की। इंडिया ने बोला कि ठीक है जी, हम आपके पास आ रहे हैं। और उस वजह से वहां से, उसके बाद से कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस एंटर हुई, और वहां पे उन्होंने पाकिस्तानी जो ट्राइब्समैन थे उनकी फोर्सेस को रोका। उनको रोकने के बाद वहां तक उनको लिमिट कर दिया, जिसकी वजह से आज तक आजाद कश्मीर अलग है और इंडियन जम्मू कश्मीर अलग है। जूनागढ़ के अंदर क्या हुआ? जूनागढ़ के अंदर इंडिया ने अटैक किया, और अटैक करके अनेक्स करके कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा बस ये हमारा हो गया, अब आप जाओ। हैदराबाद के अंदर भी सेम हुआ, कोई ज्यादा झगड़ा नहीं हुआ, हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा नहीं।
कश्मीर गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आजाद कश्मीर एंड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, विच इज स्टिल नॉट रिजॉल्व। आज तक वो कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व है। कश्मीरी कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए या पाकिस्तान चाहिए, इंडिया कहता है कि जी को ना आजादी मिलेगी ना पाकिस्तान मिलेगा, हमारी हुकूमत है, हम ही करेंगे। इंडिया का अटूट अंग है वो ये कहते हैं। जूनागढ़ का ये हुआ कि जूनागढ़ के अंदर जो है वो जो रूलर ऑफ जूनागढ़ थे वो पाकिस्तान आगे भाग के, और इंडिया ने जब उस पर हमला किया और इंडिया जो है उनके हाथ, इंडिया के हाथ में चला गया पूरा का पूरा जूनागढ़। मगर जो जूनागढ़ के जो राजा हैं, जो नवाब थे, उन्होंने कहा कि जी मैं तो पाकिस्तान के साथ ही हूँ, और वो पाकिस्तान के साथ ही रहे, वो अलग नहीं हुए। तो ये हुआ, और इसके साथ ही वो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। बट जो नवाब फैमिली है जूनागढ़ की, वो आज तक पाकिस्तान के अंदर रह रही है, उनकी फैमिली, और वो कहते हैं कि जी हम तो अलग नहीं हुए, हमें पाकिस्तान के साथ ही जाना था। अच्छा, उसके बाद क्या, इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ, सॉरी, ये जो था हैदराबाद दक्कन बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, और वो सब के सब आज तक वहीं पे हैं। वहाँ के हैदरा इंडिया की हैदराबाद की जो मशहूर पर्सनैलिटीज हैं उनके अंदर एक तो है वो जो टेनिस स्टार है सानिया मिर्जा, वो हैं। और इंडिया के अजहरुद्दीन जो एक क्रिकेटर थे वो हैं। और अभी मोहम्मद सिराज जो एक उनका बॉलर है इंडिया का, करंट इंडियन टीम में, वो भी वहीं से है, हैदराबाद दक्कन से। हैदराबाद दक्कन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट सिटी फॉर इवन टुडे एज वेल। कनाल वाटर डिस्प्यूट क्या है? कनाल वाटर डिस्प्यूट ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये आपका उसके अंदर भी है, ज्योग्राफी पेपर के अंदर भी कवर होता है। कनाल सिंपल सा ये है कि पाकिस्तान के जो दरिया हैं, पाकिस्तान के दरिया जो हैं वो सारे के सारे मेजर जो दरिया हैं, उनका सारा का सारा का जो रूट, जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंडिया की बॉर्डर के अंदर है, और कश्मीर के थ्रू होते हुए वो पाकिस्तान के अंदर फ्लो करते हैं। तो हुआ ये कि कश्मीर से पहले ही इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि जी हम अपने सारे ये रोक लेंगे और हम किसी को यहाँ पे आने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा पानी है। किसने कहा? इंडिया ने कहा। और इंडिया ने कहा क्योंकि ये शुरू हमारे यहाँ से हो रहा है, तो हमारा पानी, इसका पानी को यूज करने का राइट हमारा है, हम किसी को नहीं देंगे। और उन्होंने पानी रोक दिया सारे के सारे दरियाओं का। इसमें दरिया कौन से थे? इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सुतलज, ब्यास। इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सुतलज, ये वो पांच दरिया हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी बहते हैं। लेकिन ब्यास भी पाकिस्तान के अंदर आता है, लेकिन वो ब्यास का पानी सुतलज के अंदर कन्वर्ट होने के बाद, या सुतलज को कनेक्ट करने के बाद पाकिस्तान के अंदर आता है। ब्यास डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर फ्लो नहीं करता। ये एक डिफरेंस है। सारे पानी रोक दिया, पाकिस्तान ने बोला कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आप पानी रोक दें? पानी नहीं रोक सकते आप, पानी तो एक नेचुरल सोर्स है, आप उसको नहीं रोक सकते, उसको आप आने दें। लेकिन इंडिया ने उसको नहीं माना। उसके बाद ये हुआ कि फाइनली 1960 के अंदर एक रेजोल्यूशन, इसको कहते हैं इंडस बेसिन ट्रीटी, इंडस बेसिन ट्रीटी के तरफ डिसाइड ये हुआ वर्ल्ड बैंक के थ्रू कि जी इंडिया सारे दरियाओं को पानी ना रोके, बल्कि सिर्फ अगर चाहते हैं तो वो तीन दरिया रोक ले, बाकी आने दे। और उसमें तीन दरिया पाकिस्तान को दिए गए, तीन दरिया इंडिया को दिए गए। तीन दरिया जो इंडिया को दिए गए वो थे रावी, सतलज, ब्यास, यानी कि ईस्टर्न थ्री रिवर्स। और जो पाकिस्तान को दिए गए वो वेस्टर्न थ्री रिवर्स थे, इंडस, झेलम, चनाब, ये तीन रिवर पाकिस्तान को दिए गए। दिस इज हाउ इट वाज रिजॉल्व। शॉर्ट नोट्स ऑन वाटर। अच्छा, सिक्स रिवर्स, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ऑल ऑफ देम स्टार्ट फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। इंडिया, ये शॉर्ट नोट में डिवाइड किया हुआ है। इंडिया डाइवर्ट द वाटर्स, पाकिस्तान क्लेम नो वन शुड बी अलाउड टू चेंज आवर नेचुरल कोर्सेज, फाइनल डिस्प्यूट रिजॉल्व। ठीक है। ये थोड़ा सा उसका वो है कि ये इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये इंडियन बॉर्डर है, पाकिस्तान से यहाँ से आ रहे हैं, और शुरू देखिए कहाँ से हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये वाला पार्ट जो है ये नोट्स के अंदर है तो जरूर, लेकिन अभी तक ये पढ़ाया नहीं जाता डिटेल में, तो इस वजह से मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। जी, गवर्नमेंट अंडर कायदे आजम, मान लीजिए ना, 14 अगस्त से लेके उनकी डेथ तक, और उनकी कितनी सक्सेसफुल चीजें थी और कितनी सक्सेसफुल चीजें नहीं थी, तो ये जरा इसको देख लीजिए। सक्सेसेस इन अर्ली डेज, ये सवाल आता है 7 मार्क्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरा सुन लीजिए। यूजुअली हर किताब के अंदर इतना से एक्सप्लेन नहीं किया था। इन द अर्ली years of Pakistan, there was a problem of friction between provinces over several issues. कायदे आजम sensed these issues। कायदे आजम सारे प्रोविंसेस को लेके चले, उन्होंने बोला कि सब मिलके भाई भाई की तरह रहो, आपस में लड़ो नहीं। और सारे प्रोविंसेस में जाके उन्होंने यूनिटी को प्रमोट किया, जो कि कायदे आजम की सक्सेस थी।
पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम नहीं था दैट एग्जिस्टेड इन यूनाइटेड इंडिया और वाज डिसफंक्शनल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम था, पाकिस्तान के अंदर वो नहीं थे। तो पाकिस्तान को बैंकिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए कायदे आजम ने सबसे बड़ा स्टेप लिया अपनी डेथ से पहले जुलाई 1948 के अंदर। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चलाया, बनाया, जिसको जो कि पूरे पाकिस्तान के सारे इश्यूज को, बैंकिंग सेक्टर को देखता था और आज तक भी वो देखता है। British had introduced civil service in India, which worked effective till 47 for the whole region. It was also known as Indian Civil Services. However, in 1947, the Indian Civil Services that created the established for one for पाकिस्तान के लिए अलग बनाने की जरूरत पड़ी। 1948 न्यू पाकिस्तान सिविल सर्विसेज वाज फॉर्मली फाउंडेड। 48 में कायदे आजम ने सिविल सर्विसेज पाकिस्तान शुरू की। The first major conflict that Pakistan faced was a canal water dispute with India when they decided to turn the flow of the water. कायदे आजम was able to solve it part। शुरू में हल्का सा सॉल्व पार्शियली हुआ था, लेकिन फाइनल सोल्यूशन इसका 60 में हुआ है। तो अभी कह सकते हैं इट वाज इनिशियली addressed by Qaeda Azam on the region. The influx of refugees in Pakistan due to the unfair distribution of land between the two newly created countries triggered violence and mass migration. Pakistan received hundreds and thousands of refugees. Qaeda Azam as Governor General addressed this issue and partially resolved it. Refugees का जो issue है वो भी कायदे आजम ने काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की। रिसोर्सेज कम थे लेकिन फिर भी किया। तो ये 5 पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम की सक्सेस है शुरू में जब पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान कायदे आजम के फेलियर तो नहीं, कायदे आजम की, कह लीजिए कायदे आजम के अनसक्सेसफुल चीजें जो या इनकम्प्लीट चीजें रह गई। उनकी डेथ हो गई, जाहिर है वो ये तो नहीं हुआ कि कायदे आजम की गवर्नमेंट खत्म हुई तो वो चीजें, कायदे आजम की गवर्नमेंट नहीं, कायदे आजम की डेथ हुई। कश्मीर इशू शुरू हुआ पार्शियली, जरा सा हल्का तो सॉल्व हुआ होगा, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बातें हुई, लेकिन उसके ऊपर इंप्लीमेंट कभी भी नहीं हुआ। तो वो प्रॉब्लम रह गया। अदर टू मेजर प्रिंसिपल स्टेट हैदराबाद एंड जूनागढ़ वर अनएबल टू एक्सीड टू पाकिस्तान। जो वो चाहते थे लेकिन वो नहीं हो सके। फाइनली द इंडियन गवर्नमेंट इन्वेडेड देम एंड टुक कंट्रोल ऑफ देम। देयर वाज पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है कमी, of capable officers in, who can take control of the administration of British and with British officers were asked to stay in and continue the services. The chief of army, chief of navy, chief of air staff were ब्रिटिश इन द अर्ली ईयर्स। इसके अलावा ये भी आपको बता दूं कि 4 हमारे पास प्रोविंसेस थे, पंजाब, NWFP, बंगाल एंड सिंध। इन चारों प्रोविंसेस में से 3 गवर्नर जो थे वो अंग्रेज थे। हमारे 4 जो वो थे, क्या नाम है, हाई कोर्ट्स ऑफ द प्रोविंसेस, उनके भी जो उनके जो चीफ जस्टिस थे वो भी अंग्रेज थे, उनमें से 2-3 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा, ऑल्दो कनाल वाटर डिस्प्यूट वाज पार्शियली सॉल्व्ड, इट वाज नॉट फाइनलाइज्ड। फाइनल ऑफ 16 में हुआ तो कायदे आजम ही पेंडिंग में। कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ जिन्ना। कायदे आजम की जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं हुई। अब लेटर अगले उसके बाद जो गवर्नर जनरल आए थे, कायदे आजम की डेथ हुई थी, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी सितंबर 1948 में। उसके बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन बने थे 11 सितंबर को। 11 सितंबर से लेके 51 तक ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने क्या क्या काम किए। आफ्टर द डेथ ऑफ कायदे आजम ऑफ दिल्ली जिन्ना, ख्वाजा नाजिमुद्दीन बिकेम द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इन सितंबर 1948। ही वर्कड विद लियाकत अली खान एज हिज प्राइम मिनिस्टर टिल हिज डेथ। ये जो ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब की जो चीजें हैं वही चीजें लियाकत अली खान की भी हैं, क्योंकि दोनों एक ही साथ काम कर रहे थे। तो जो अचीवमेंट और फेलियर ख्वाजा नाजिमुद्दीन के, वही अचीवमेंट और फेलियर लियाकत अली खान के भी हैं। He worked towards making a constitution of Pakistan in the regard of the first setup step. Objective resolution was made in 1949. It declared that पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने स्टेप लिया है या पहली जो हमें कामयाबी मिली है वो क्या मिली है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 49 के अंदर। उसके अलावा उससे पहले कोई कामयाबी नहीं मिली। इट डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान वुड बी रन on the basis of Islamic principles and it ensured basic human rights for all of citizens regardless of their religion. और उन्होंने it also gave full liberty to practice and follow any religion in Pakistan. In 1949 Basic Principles Committee was formed. ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, ये कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था, शॉर्ट में लिखा जाता था जिसको बीपीसी। और उसको ये टास्क दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट बनाए। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट 1950 में आई, फर्स्ट रिपोर्ट, जो कि खत्म हो गई। उसके बाद सेकंड रिपोर्ट आई, वो भी सेकंड रिपोर्ट
ख्वाजा नजीमुद्दीन की नहीं, ख्वाजा नजीमुद्दीन के बाद आई थी। फिर ड्यूरिंग दिस टाइम द इकोनॉमी वाज डूइंग वेल एंड बजट्स वर गोइंग इन सरप्लस। एक ये इंपॉर्टेंट है प्रोडा, ये प्रोडा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे फोडो और एब्डो के जैसा है, और इसके ऊपर 4 मार्क का सवाल आ सकता है। व्हाट वाज प्रोडा? प्रोडा वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान एंड ख्वाजा नाजिमुद्दीन एज जज एज द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। प्रोडा क्या है? पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। इसका मतलब यह है कि पब्लिक और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस वाले जो लोग हैं, पब्लिक ऑफिस का मतलब है ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े ऑफिसर्स, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस का मतलब है इलेक्शन किए हुए, इलेक्शन लड़े हुए लोग, तो पॉलिटिशियंस। ये सारे लोग मिलके अगर